क्या डेट है कल अच्छी सी? 6। नेक्स्ट फ्राइडे क्या डेट बनेगी? सो ये 2 फ्राइडे हमारे टेस्ट हो रहे हैं। कल एक फ्राइडे चैप्टर 2, 3, 5 जो क्लास के अंदर टेस्ट होगा हमारा, और नेक्स्ट फ्राइडे भी हम देखेंगे अगर ये क्लास वाला टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे भी हम टेस्ट क्लास में ही लेंगे। ठीक हो गया? और 2 साथ बैठे स्टूडेंट्स के पास सेम पेपर नहीं होगा, इसलिए इस उम्मीद पे नहीं आना कि साथ वाला मुझे दिखा देगा और काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। खुद से अपनी प्रिपरेशन करके आपको आना होगा। टेस्ट ना देने की सूरत में, ये कल वाले टेस्ट ना देने की सूरत में 500 फाइन होगा। टेस्ट फेल होने की सूरत में 200 फाइन होगा। 50% पासिंग क्राइटेरिया हमारा 50% होगा। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं कि टेस्ट ना देने की सूरत में 500 फाइन, टेस्ट फेल होने की सूरत में 200 फाइन। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का कल शायद कोई पेपर शेपर है पीसीएसई का, तो वो सैटरडे को टेस्ट देंगे अलोंग विद फोटो कॉपी ऑफ देयर रोल नंबर स्लिप। ठीक है क्या? विदाउट रोल नंबर स्लिप फोटो कॉपी सैटरडे को टेस्ट किसी का नहीं होगा। और अगर कोई फाइन नहीं देगा तो मेक श्योर एक वीक के लिए क्लास में एंटर नहीं होगा, और जब नेक्स्ट टाइम एंटर होगा तो पिछले एब्सेंट का फाइन भी साथ देगा। ठीक हो गया? फर्स्ट पोजीशन वाले को हम ये सारा फाइन जो कलेक्ट होगा वो हम टॉपर्स को क्या करेंगे, प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वापस आके चैप्टर 4 कल हमने स्टार्ट किया, नाम हमने रखा मैनेजिंग चेंज। चैप्टर 4 कल हमने स्टार्ट किया, नाम हमने रखा मैनेजिंग चेंज, और हमने कोई 2 नेचर ऑफ चेंज कवर कर ली। 2 नेचर ऑफ चेंज क्या थी? प्लान्ड चेंज एंड अनप्लान्ड। प्लान्ड जो है रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव होती है। अनप्लान्ड रिएक्टिव होती है। प्लान्ड इंटेंडेड होती है, अनप्लान्ड अनइंटेंडेड होती है। प्लान्ड डेलिब्रेट होती है, जबकि अनप्लान्ड क्या होती है? एमरजेंट होती है। प्लान्ड होती है किस लिए? एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, वाइल जो अनप्लान्ड होती है वो होती है रिएक्शन अगेंस्ट एनी इवेंट्स आर सर्कमस्टांसिस आर थ्रेट इन द इंडस्ट्री। फिर 2 एक्सटेंट ऑफ चेंज भी होती हैं कि प्लान्ड जो होती है ये इंक्रीमेंटल होती है। इंक्रीमेंटल मीन फेयरली स्मॉल चेंज होती है, वेयर देयर इज नो मेजर रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, और इजी टू अडॉप्ट है, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज है। जो अनप्लान्ड होती है ये ट्रांसफॉर्मेशनल बिग चेंज होती है, वेयर बिजनेस रिक्वायर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, और हाई रिस्की होती है, रिक्वायर करती है चेंज मैनेजमेंट स्किल्स इन द चेंज मैनेजर, और क्या होती है? वन ऑफ चेंज होती है। ऐसी बात थी। फिर हम इससे नीचे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, जब भी हम चेंजेस लाते हैं तो 4 तरह के रिएक्शन फॉर एम्प्लॉयज फेस करना पड़ते हैं। 2 पॉजिटिव रिएक्शन थे और 2 नेगेटिव रिएक्शन थे। पॉजिटिव रिएक्शन विलिंगनेस एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस, विन विन अप्रोच, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज जो है वो अचीव होगा और एम्प्लॉयज को चांस मिलेगा टू मास्टर इन न्यू स्किल्स। दूसरा पॉजिटिव रिएक्शन था begrudging acceptance, mean unwilling acceptance, where employees do not refuse the change, accepting in compromise, लेकिन अफेक्ट करेंगे क्या?
future prospects like promotion of the employees. Though negative tactics, entrenchment to escape from something where employee refuse to accept the change, तो इससे क्या होगा, डिसमिसल प्रोसीजर ऑफ स्टाफ जो है वो स्टार्ट होगा और डिले होगी चेंज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। दूसरा नेगेटिव रिएक्शन, स्ट्राइक एक्शन। एम्प्लॉय अगर ग्रुप में है तो स्ट्राइक पे जाएंगे, जहाँ पे स्टार्ट होंगे क्या, निगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजमेंट। कुछ ट्रिगर्स फॉर चेंज भी हैं, चेंज की रीजंस हैं, कोई 6 एक्सटर्नल रीजंस हैं, और वो क्या थे, पेस्टल फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर चेंज होने से बिजनेस में चेंज रिक्वायर है। और कोई 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज से, चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, एक्विजिशन और मर्जर, डीमर्जर और डाइवेस्टमेंट, या रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग या रैशनलाइजेशन की सूरत में बिजनेस में चेंज रिक्वायर है। इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, मैनेजिंग चेंज के चेंज को मैनेज कैसे करना है। तो कहता है चेंज बेसिकली है क्या, कि हमने एक प्रेजेंट स्टेट जो है जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से हमने मूव होना है टूवर्ड्स डिजायर्ड स्टेट। चेंज है क्या, कि हमने प्रेजेंट स्टेट मीन करंटली हम जहाँ पे हैं वहाँ से हमने मूव होना है चेंज के बाद वाली जो स्टेज हम चाहते हैं मीन डिज़ायर स्टेट पे। लेकिन डिज़ायर स्टेट पे कैसे जाएंगे, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। लाइक हम अपने ऑपरेशंस को मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, तभी हम कहाँ पे हैं, मैनुअल पे। जाना हमने कहाँ पे है, कंप्यूटराइज पे। लेकिन कंप्यूटराइज पे कैसे जाएंगे, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, कि सिस्टम इंस्टॉल करने हैं हमने, एम्प्लॉयज़ ट्रेन करने हैं हमने, कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं हमने, मैनुअल डाटा सारा का सारा कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो बीच में स्टेट है जहाँ पे सारे प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं उसे क्या नाम देंगे, ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, चेंजिंग या प्रोसेसिंग स्टेज है। मीन यहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, एम्प्लॉयज़ ट्रेन करने हैं, एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं, डाटा कन्वर्जन करनी है फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज, इसे क्या नाम दिया जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट का। हाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे जो क्या कर रहे हैं, ये सारा काम करने में हमें हेल्प दे रहे हैं। मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट टीम के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट में काम करके हमें पहुंचा रहे हैं कहाँ पे, डिज़ायर्ड स्टेट में। अब कहते हैं जब भी हम चेंजेस लाते हैं तो चेंज प्रोसेस में कुछ स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या था, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव इंटरेस्ट। तो स्टेक होल्डर ऑफ चेंज क्या है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव इंटरेस्ट इन आर चेंज प्रोसेस। मीन जो चेंज की वजह से अफेक्ट होंगे वो भी स्टेक होल्डर हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, इस चेंज के जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी कौन है, स्टेक होल्डर है। जिसमें मेनली 2 स्टेक होल्डर होते हैं, एक चेंज स्पॉन्सर, जिसको चेंज ऑनर का नाम भी दिया जाता है, और एक चेंज एजेंट। मेन 2 स्टेक होल्डर हैं चेंज के, एक चेंज स्पॉन्सर और एक चेंज एजेंट। चेंज स्पॉन्सर कौन है, वो बंदा या बंदे जिनको चेंज का बेनिफिट मिलना है, जो चेंज मेनली लाना चाहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कौन लाना चाहता है, कंपनी की मैनेजमेंट मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको चेंज के बाद मेनली जो है वो फ़ायदा मिलना है, तो वो कौन है, चेंज स्पॉन्सर। चेंज एजेंट कौन है, वो लोग जो चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मीन चेंज के लिए आपने एक टीम को टास्क दिया, भाई मैनुअल को कंप्यूटराइज करना है। मीन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इस प्रोजेक्ट टीम के जितने भी मेंबर हैं वो कौन हैं, चेंज
एजेंट जिन्होंने चेंजेस लाने में कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना है। सो चेंज स्पॉन्सर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो चेंज का ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करते हैं, जिनकी विश है चेंज लाना। हाँ, चेंज लाने में जो लोग हेल्प कर रहे हैं लाइक प्रोजेक्ट टीम या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसे क्या नाम दिया जाएगा? चेंज एजेंट का। सो चेंज प्रोसेस में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली 2 ही स्टेक होल्डर होते हैं। चेंज स्पॉन्सर, जिसको चेंज ऑनर का नाम दिया जाता है, हु विल गेट द बेनिफिट ऑफ द चेंज, who wish to make changes, and a change agent, the person who is helping the management या who is helping the sponsor in making changes, जो क्या करेगा? चेंज की प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग करेगा। किसको? स्पॉन्सर को, या स्पॉन्सर को हेल्प आउट कर रहा है चेंजेस लाने में। और वो कौन है? कोई प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है। आइए पढ़ते हैं क्या हैं ये स्टेक होल्डर। एग्जामिनर हमसे क्या टेस्ट कर सकते हैं? ये चेंज स्पॉन्सर, चेंज एजेंट की डेफिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। ऑन पेज 75, मैनेजिंग चेंज। Although change has always been a constant factor, recently due to drastic alterations in business model and advent of technology, it has become increasingly important to manage and control the process in an organized manner. मीन नॉर्मली चेंजेस क्या होती हैं? कांस्टेंट फैक्टर, मीन एक ही दफ़ा लाई जाती हैं, लेकिन अब एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हमें शायद आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ती हैं। सो मैनेजिंग चेंज इज कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट टू आ डिजायर्ड स्टेट। मीन चेंज कैसे मैनेज होगी? जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको मैनेज करने से, अगर ट्रांजिशन स्टेट मैनेज नहीं हुई तो फिर आप प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में इजीली नहीं ट्रांसफ़र होगे। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व अडॉप्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। पहले आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि चेंजेस हमें कैसे कैसे लानी है, एंड प्रोसीजर्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम एट द मैक्रो लेवल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, including its people as well as the system and processes that are affected by it। मीन चेंजेस लाते वक्त प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैक्रो लेवल आपको एक बिग पिक्चर ओवरव्यू लेना चाहिए, देखना चाहिए चेंज में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग इसकी वजह से अफेक्ट होंगे, प्रोसेसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सारी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। क्यों? आपने अगर चेंज लाने से पहले एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस नहीं किया, कंसल्ट नहीं किया कि हमें चेंज की ज़रूरत है, उसके बेनिफिट आपने एम्प्लॉय को एक्सप्लेन नहीं किए, तो एम्प्लॉय चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसमें फिर आपका चेंज प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा। फेल हो गया तो ट्रांजिशन स्टेट से आप डिज़ायर्ड स्टेट में कभी भी नहीं जा सकोगे। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड प्रोसीजर। नीचे 2 हमारे पास स्टेक होल्डर आगे, चेंज स्पॉन्सर और चेंज एजेंट, जिनको हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए। चेंज स्पॉन्सर कौन है? इज द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनिशिएट द चेंज प्रोसेस, जिसके पास अथॉरिटी है चेंज प्रोसेस को स्टार्ट करवाना। हु एक्चुअली सॉ अ नीड फॉर चेंज, जिसको चेंज की ज़रूरत है, and then look the action need including making investment to bring about the change process, जो change में investment भी approve कर रहा है। within organization change management many people can hold the project sponsorship role collectively, i.e. कौन होंगे ये? टॉप मैनेजमेंट जो चेंज लाना चाहती है फ्यूचर मसलों को ख़त्म करने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कौन है? चेंज स्पॉन्सर, जिनको चेंज ऑनर का नाम भी दिया जाता है। चेंज ऑनर कौन है? हु विल गेट द बेनिफिट ऑफ द चेंज। चेंज एजेंट कौन है? इज अ पर्सन आर अ कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग चेंज। प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर। चेंज एजेंट रिपोर्ट्स द चेंज प्रोग्रेस टू द चेंज स्पॉन्सर एंड एक्ट एज ए कैटालिस्ट टू हेल्प द चेंज प्रोसेस। कैटालिस्ट बोलते हैं हेल्पर को। मीन क्या है? हेल्पर है किसका? चेंज स्पॉन्सर का। To run smoothly in organizational change management, a change agent may be an inside or outside consultant। मीन कंपनी के अंदर से भी कोई बंदा हो सकता है, कंपनी के बाहर से भी हो सकता है, अगर आपके पास इंटरनली कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं है तो। फॉर मेजर चेंजेस, बड़ी चेंजेस के लिए
एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हायर्स आउटसाइड कंसल्टेंट, तो आपको चाहिए कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट, इनसाइडर बंदा नहीं। क्यों? उसके पास शायद उतनी स्किल्स, उतना नॉलेज नहीं होगा चेंजेस इंप्लीमेंट करने का जितना आपको बाहर से एक एक्सपर्ट बंदा मिल सकता है। So for major changes, an organization often hires outside consultant to provide advice and assistance. On one hand, outsider have an objective perspective that insider cannot have. मीन एक्सपर्टीज होंगी उसके पास जो इंटरनल किसी बंदे के पास नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड, आउटसाइड कंसल्टेंट हैव एन इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, कल्चर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पीपल। लेकिन दूसरा मसला उसके साथ हो सकता है कि उसे शायद कंपनी की हिस्ट्री का, प्रोसेसेस का इतना नॉलेज नहीं होगा, तो उसके लिए फिर पहले आपको उसे नॉलेज देना पड़ेगा, फिर जाके ऑब्जेक्टिव चेंज इंप्लीमेंट होगी। लेकिन उसका फ़ायदा भी है, लेकिन साथ मसला भी है कि उसके पास शायद कंपनी की हिस्ट्री का, कंपनी के प्रोसेसेस का, लोगों का इतना नॉलेज नहीं होगा। सो यहाँ से लर्न क्या करना हमने, चेंज स्पॉन्सर की वो 3 लाइनें, चेंज ऑनर की पहली 3 लाइनें। एग्जामिनर डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करें हु इज़ अ चेंज ऑनर एंड हु इज़ चेंज स्पॉन्सर। स्टेक होल्डर ऑफ चेंज, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टेक होल्डर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजिंग चेंज। क्यों? अगर स्टेक होल्डर आपने मैनेज नहीं किए, कंट्रोल नहीं किए, तो चेंज में सपोर्ट नहीं मिलेगी, चेंज फेल हो जाएगी। In doing so, one of the things to the segment the stakeholder according to their needs, importance and how they will treat it based on their reaction to change. There are inevitable number of stakeholder in the change process. Those who will be affected. मीन अगर आप मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हो तो अल्टीमेटली जब कंप्यूटराइज होगा तो डाउन साइजिंग होगी, डाउन साइजिंग होगी तो कुछ एम्प्लॉयज़ आप रिडंडेंट करोगे, तो वो क्या होंगे, चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो स्टेक होल्डर हैं, तो आपने देखना है उनको कैसे मैनेज करना है। दोज हु विल नीड टू चेंज आर एडजस्ट एंड हु विल रेजिस्ट चेंज इन स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो बोलते हैं टर्म्स ऑफ अफेयर्स को। स्टेटस क्यो मीन टर्म्स ऑफ अफेयर्स, मीन रूटीन जो अफेयर्स बिजनेस में चल रहे होते हैं उसे बोला जाता है स्टेटस क्यो। अगर आप सपोज इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हो सिस्टम को, तो इससे कुछ लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे जिनका शायद कोई पर्सनल लाइफ बैलेंस जो है वो अफेक्ट होगा। इनफॉर्मल से फॉर्मल होंगे तो स्ट्रिक्ट आवर्स में वर्क करना पड़ेगा, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ नहीं, इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, तो उससे अल्टीमेटली वो लोग अफेक्ट होंगे, तो रजिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन हो सकते हैं, दोज हु विल विन, जो टॉप मैनेजमेंट चेंज लाना चाहती है, या एम्प्लॉयज़ जिनको कुछ नया लर्न करने का चांस मिलेगा, एंड दोज हु विल लूज़, या कुछ लोग लूज़ भी कर सकते हैं, लाइक पुराने बाबे जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती और सीखने का कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी नहीं है। एंड दोज हु विल हैव एन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट एंड दोज हु विल नॉट, कुछ लोग कमिटेड होंगे चेंज की तरफ और कुछ कमिटेड नहीं होंगे। तो ये कुछ 4 टाइप के स्टेक होल्डर होते हैं। दोज हु विल बी अफेक्टेड, दोज हु विल नीड आर चेंज एंड रिएक्ट अगेंस्ट चेंज, दोज हु विल विन, हु विल लूज, दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड कमिटेड एंड दोज हु आर नॉट। सो क्या लर्न करना है हमने, ये स्टेक होल्डर ऑफ चेंज का पैराग्राफ और ये 4 टाइप ऑफ स्टेक होल्डर। ऊपर से हमें चेंज स्पॉन्सर और चेंज एजेंट जो है इनको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। अब कहते हैं जब भी हम चेंजेस लाने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, कोई एक अच्छी अप्रोच अडॉप्ट करनी है। अप्रोच क्या अडॉप्ट करनी है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या चेंज की ज़रूरत है या नहीं। क्यों ज़रूरत के बिना चीज़ों को चेंज करना ये नुकसानदेह है। क्यों, लोग जो आगे से अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप उन्हें कैसे जस्टिफाई करोगे कि हम चेंज क्यों लाने जा रहे हैं। तो इसलिए पहले आपने देखना है कि आपको नीड फॉर चेंज है या नहीं है। हाँ, नीड फॉर चेंज है तो फिर उसके बाद आपने देखना आपको चेंज चाहिए कौन सी, इंक्रीमेंटल चाहिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए। चाहिए थी इंक्रीमेंटल और आप चले गए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो कि वेरी हाई रिस्की है, तो अल्टीमेटली उसमें फिर फेल होने का चांस भी हाई है। नहीं, चाहिए थी आपको ट्रांसफॉर्मेशनल, आपने चेंज कर ली इंक्रीमेंटल मीन स्मॉल स्केल, तो चेंज लाने के बाद आपको पता चलेगा वो मसला तो फिर वहीं पे वही है, फिर दोबारा से चेंज लाना पड़ेगी। तो इसलिए आपने पहले देखना है कि हमें नीड है या नहीं। नीड है तो हमें चेंज चाहिए कौन सी, फिर उस चेंज को आपने प्रॉपर्ली प्लान करना है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
हाउस इम्प्लीमेंटेशन में आपने देखना है कि एम्प्लॉयज़ जो अफेक्टेड हैं उनके साथ हमें कंसल्ट करना है, उन्हें रीज़न फॉर चेंज बतानी है या उन्हें चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है ताकि उनकी सपोर्ट मेंटेन रहे। हाँ, अगर आपने नीड फॉर चेंज नहीं देखी, चेंज की टाइप नहीं देखी क्या हमें चाहिए, चेंज को प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया या एम्प्लॉयज़ जो उसमें अफेक्ट हो रहे थे उनको आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो फिर चेंज आपकी फेल हो जाएगी और फेल होने से उल्टा मसले और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए चेंज प्रोसेस को मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट भी चाहिए। सो गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज क्या है? अ जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज इज एज फॉलोज। व्हेन चेंज इज प्लान्ड, managing the change involves deciding how to get from where we are to where we want to be। मीन देखना है कि हमें चेंज चाहिए या नहीं चाहिए और कौन सी चेंज चाहिए। एंड रिकग्नाइजिंग द चेंज दैट आर नेसेसरी टू गेट देयर, मीन इंक्रीमेंटल चाहिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए। द चेंज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग द चेंज, इम्प्लीमेंटिंग दैम एंड देन मेंटेनिंग द चेंज so that there is no going back to former ways and methods of operating। मीन चेंज की सक्सेसफुल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्यों नॉर्मली क्या होता है, एक टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय क्या करते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पुराने ही सिस्टम में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए आपने देखना है कि चेंज को हमने स्टिक कैसे रखना है, मीन इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कैसे रखना है। और थर्डली आपको क्या करना है, कुछ टूल्स या टैक्टिक्स हैं फॉर चेंज इम्प्लीमेंटेशन वो अडॉप्ट करने हैं। मीन पहला आपने क्या करना है, देखना है कि आपको चेंज चाहिए कौन सी, चेंज की केयरफुल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सो दैट एम्प्लॉयज नॉट गोइंग बैक टू ओल्ड वेज। और थर्डली आपको क्या करना है, चूज़ करने हैं कुछ टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज जिसको लीवर्स फॉर चेंज का नाम भी दिया जाता है। लीवर्स या टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज, मीन चेंज इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कोई 8 टूल्स या टैक्टिक्स जो है वो अडॉप्ट करने हैं। क्या हैं वो 8 टूल्स या टैक्टिक्स? केयर मोर, केयर मोर। पहला वो क्या कहता है कि आपको क्या चाहिए, टॉप मैनेजमेंट की जो है वो कमिटमेंट्स चाहिए रिगार्डिंग चेंज। मीन टॉप मैनेजमेंट का पहले दिमाग खुद का क्लियर होना ज़रूरी है कि हमें वाकई ही चेंज चाहिए। दूसरा वो कहता है जी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज भी होनी चाहिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज के मीन हमें चेंज चाहिए और कौन सी चेंज चाहिए, इंक्रीमेंटल चाहिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। थर्डली वो कहता है जी आपने क्या करना है, जब भी चेंज लाने जा रहे हो तो आपने रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो भी रिवाइज करना है। एम्प्लॉय की सपोर्ट तब मिलेगी जब नए काम करने में उनको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर कोई रिवॉर्ड नया नहीं मिलना, वही पुराने ही पैसे मिलने हैं, तो फिर एम्प्लॉय नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, रिवाइज करना है क्या, अपना रिवॉर्ड सिस्टम भी। थर्डली क्या कहता है, कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, अफेक्टिव होनी चाहिए। अफेक्टिव कम्युनिकेशन किसके साथ, स्टाफ के साथ, कि हमें चेंज की ज़रूरत क्यों है वो भी आपने उनको बताना है। और वो कम्युनिकेशन वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए, ताकि उनके कोई मसले हैं तो वो आपको सुनने हैं और उनके प्रॉपर उन्हें रिप्लाई भी देने हैं। उसके बाद क्या चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट भी चाहिए। मैनेजमेंट चाहिए मीन आपको देखना है कि चेंज अब कैसे इम्प्लीमेंट होगी। हमें एम्प्लॉय को ट्रेन करना है तो कितने लोगों को ट्रेन करना है, हमें रिक्रूटमेंट चाहिए तो वो कितने लोगों की चाहिए, सिस्टम इंस्टॉल करने हैं तो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। साथ आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज करना है। मीन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की दोबारा से रीअसाइन करनी है, पावर अथॉरिटी भी लोगों की आप दोबारा से चेंज करनी है। क्यों, अगर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने चेंज नहीं की, स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, तो सूरत में भी चेंज आपकी फेल हो सकती है। साथ वो कहता है कि आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एज वेल एज
KPIs, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड KPIs। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? CSF कुछ बिजनेस फीचर्स हैं। बिजनेस फीचर्स किस लिए? फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। मीन देखना है कि हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो टाइम टू टाइम वेरे करते रहते हैं। कभी आपकी सक्सेस के लिए हैवी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है, कभी आपकी सक्सेस के लिए प्राइस कटिंग इंपॉर्टेंट होता है, कभी आपकी सक्सेस के लिए कोई नई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, कभी आपकी सक्सेस के लिए शायद डाउन साइजिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी चेंजेस लाने जा रहे तो आपने देखना है अब आपका की सक्सेस फैक्टर क्या है। मार्केटिंग है, प्राइस कटिंग है, कॉस्ट कटिंग है, इनोवेशन है, तो आपने वो भी चेंज करना है, रिवाइज करना है। क्यों? जो पिछला सक्सेस फैक्टर था अब वो शायद नहीं होगा। और वो सक्सेस फैक्टर जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डिफाइन करने हैं KPIs, स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब क्या है इसका? टारगेट्स। मीन आपके जो सक्सेस फैक्टर हैं वो अचीव करने में एम्प्लॉय और मैनेजर्स हेल्प देते हैं। और कैसे हेल्प देते हैं? कुछ ना कुछ काम करके। तो आपने अपने सक्सेस फैक्टर के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय के टारगेट सेट करने हैं, जिनकी बेस पर उनको कोई परफॉर्मेंस रेटेड पे मिलेगी। वो जो एम्प्लॉयज़ को टारगेट मिल रहे हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? KPIs। और जब सक्सेस फैक्टर चेंज हो गया है, रिवाइज हो गया है, तब आपने एम्प्लॉय के टारगेट भी दोबारा से रीडिफाइन करने हैं, ताकि हर एम्प्लॉय अपना टारगेट मीट करेगा तो उससे आपका क्या मीट होगा? सक्सेस फैक्टर। सक्सेस फैक्टर मीट हुआ, दिस मीन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएगा। कैसे आपने चेंज को मैनेज करना है? थ्रू टूल्स या टैक्टिक्स ऑफ चेंज अडॉप्ट करके। कि पहले टॉप मैनेजमेंट का कमिटेड होना जो है वो चेंज की तरफ ज़रूरी है। मीन चेंज की नीड अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज, मीन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चेंज हमें चाहिए कौन सी, इंक्रीमेंटल या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल। फिर आपने रिवॉर्ड सिस्टम जो है रिवाइज करने एम्प्लॉय की सपोर्ट लेने के लिए। एम्प्लॉय के साथ अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आपने करनी है जो कि 2 वे होनी चाहिए। अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी आपने चेंज करना है। जब भी चेंजेस लाने जा रहे हो रिवाइज करना है अपना सक्सेस फैक्टर, मीन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ के टारगेट मीन KPIs। और इसके अलावा आपने क्या करना है? एम्प्लॉयज़ को एजुकेट का मतलब क्या है? ट्रेनिंग भी देनी है कि भाई नए सिस्टम में काम कैसे करना है। मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी करना है कंप्यूटराइज सिस्टम में काम कैसे करना है। इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी करना है कि फॉर्मल वे में आपने काम कैसे करना है। क्यों ट्रेनिंग नहीं दी तो सूरत में भी एम्प्लॉय शायद चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों हमें काम करना आता ही नहीं है। 8 टूल्स या टैक्टिक्स हमें लिखने आने चाहिए। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा कुछ 6 नंबर के लिए टेस्ट भी कर चुके हैं। क्या है? लीवर्स फॉर चेंज या टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज। कमिटमेंट ऑफ द एंटिटीज लीडर टू द चेंज, मीन लीडर का कमिटेड होना ज़रूरी है। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर चेंज विल बी डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द चेंज, मीन चेंज हमें कौन सी चाहिए, इंक्रीमेंटल या ट्रांसफॉर्मेशनल। और अल्टीमेटली आपको देखना है कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए क्या। वो इंक्रीमेंटल से मिल सकते हैं तो इंक्रीमेंटल चाहिए, अगर उससे नहीं मिलते तो फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम शुड बी अमेंडेड एंड आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टारगेट कंसिस्टेंट विद द चेंज। क्यों? रिवॉर्ड नए होंगे तो एम्प्लॉय फिर नई चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे। एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एवरीवन अफेक्टेड बाय द चेंज। दिस शुड बी 2 वे कम्युनिकेशन, लिसनिंग एज वेल एज एक्सप्लेनिंग। And management should have the required qualities to implement change successfully, मीन प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटीज़ नहीं है तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, मीन चेंज के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रक्चर भी क्या करना है? अपना चेंज करना है। एंड रिवाइज्ड CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को डिफाइन किया जा सकता है, क्या है?
बिजनेस फीचर फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस विच वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या हो सकते हैं? मार्केटिंग, प्राइस कटिंग, कॉस्ट कटिंग, इनोवेशन। और उसके अकॉर्डिंगली केपीआईज क्या है? टारगेट्स दैट आर गिवन टू एम्प्लॉइज अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। केपीआईज क्या है? टारगेट्स दैट आर गिवन टू एम्प्लॉइज अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। और क्या करना है? एम्प्लॉय शुड बी गिवन एजुकेशन इन द पर्पज ऑफ चेंज एंड ट्रेनिंग टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज। सो क्या लर्न करना है इस पूरे पेज से? दो डेफिनेशंस, चेंज स्पॉन्सर कौन है और चेंज एजेंट कौन है, स्टेक होल्डर ऑफ चेंज की डेफिनेशन और 4 टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, हु विल 4 स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? हु विल be affected by the change, who will need to adjust and react against change, who will win and who will lose, who will take interest and commitment to the change and who will not। और हमने क्या करना है? 3 पॉइंट गाइडलाइंस फॉर मेकिंग चेंज क्या है कि पहले आपको नीड फॉर चेंज या व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंज रिक्वायर वो आइडेंटिफाई करना है, कैसे देखते हुए वेयर वी आर नाउ एंड व्हाट वी नीड टू अचीव। उसके बाद केयरफुल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज करनी है सो दैट वर्कर्स कैन नॉट गो बैक टू ओल्ड वेज। और थर्डली आपने क्या करना है? चूज करने हैं क्या, फॉलो करने हैं क्या, लीवर्स मीन टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज। नहीं, टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज क्या हो सकते हैं? कमिटमेंट ऑफ द लीडर मैनेजमेंट टुवर्ड्स चेंज, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक चेंज रिक्वायर्ड, reward system should be revised या amended, effective communication with the affected people, this should be two-way listening as well as explaining, a good management of change is required, organization structure relationship need to be revised, revise CSF and KPIs, and employees should be given education training about how to work in the new system। सो 8 पॉइंट ये रट्टा लगाने हैं, स्टेक होल्डर रट्टा लगाना है, चेंज स्पॉन्सर चेंज एजेंट रट्टा लगाना है। ऑन वर्डिंग में लिखे जा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। सभी हमारे पास कोई अच्छे 15 मिनट्स बच गए। इस पेज को अगर हमने अभी लर्न नहीं किया तो ये दोबारा लर्न नहीं होगा। सो 15 मिनट्स हैं, सिर्फ ये 8 पॉइंट्स मुझे एक दफ़ा रीड करके लिख दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी करोगे तो हो जाएगा, घर जाके तो आपने ये आज करना ही नहीं है। घर जाके हमने क्या करना है? टेस्ट प्रिपेयर करना है, तो ये पेज पूरा छूट जाएगा। इसलिए अभी ये 15 मिनट्स क्या करो, सिर्फ ये टूल्स टैक्टिक्स 8 लाइनें जो है वो एक दफ़ा रीड करके लिख दो। पहले 4 लाइनें रीड करो, वो लिख दो, फिर नेक्स्ट 4 पे जाओ और उन्हें लिख दो। अभी ये 15 मिनट में प्रिपेयर हो गया।